हेलो एस्पिरेंट्स, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम घटना चक्र की सीरीज जो चल रही है उसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसको पूरा एक ही वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा जो चैनल है कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहले क्वेश्चन से, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। क्या बताना है, क्या है निम्नलिखित में से ऐसा जो सौर मंडल का भाग नहीं है ऑप्शन में से। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला है ऑप्शन ए नंबर क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी जो है ग्रह है, ऑप्शन डी निहारिका। तो इसमें कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निहारिका। निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। दरअसल निहारिका क्या होती है, ये धूल और गैस से बना एक बादल होता है जिससे तारों का निर्माण होता है। निहारिका को क्या कहते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें निहारिका जो दिया हुआ है इसमें इसको क्या कहते हैं, तारों की जननी भी कहते हैं। तारों की जननी भी कहते हैं निहारिका को, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये बहुत बड़े विशाल का एक बादल होते हैं और जिनसे क्या तारों का निर्माण होता है। ये धूल और गैसों से बने निर्मित होते हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं। सौर मंडल में क्या क्या सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें क्या क्या आता है, सौर मंडल में ग्रह आते हैं, बौने ग्रह आते हैं, प्राकृतिक उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्काएं आती हैं, धूमकेतु आते हैं और खगोलीय धूल आदि शामिल है। जबकि निहारिका क्या है, जो निहारिका है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने पहले बार खोज की थी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। वरना उससे पहले मान्यता ये थी कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। तो ये किसने बताया था कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। तो ये किसने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक, 1514 ईस्वी में क्या हुआ, एक हस्तलिखित पुस्तक थी लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया, कॉपरनिकस ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें क्या कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बराहमीन ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ध्यान रखने बाद वाली बात इसमें क्या क्या, 1514 में कॉपरनिकस की कौन सी पुस्तक थी, लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने सिद्धांत दिया था। और इससे पहले क्या है कि 1000 ईस्वी के आसपास ही भारतीय खगोलविद थे कौन, बरामीर। भारतीय खगोलविद बरामीर ने ही पहले बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है। जो हमारी गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का सूर्य चक्कर लगाता है। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जो ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है अपने से बड़ी चीज़ का चक्कर लगाती है। जैसे सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जो पृथ्वी है उसका चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या था, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, ये बताना सूर्य को समय कितना लगता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं सूर्य को हमारी आकाशगंगा की चक्कर लगाने में। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। जो भी गैलेक्सी में तारे स्थित हैं वो इसके सेंटर जो केंद्र है उसकी परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट तारों को सूर्य से केंद्र के निकट तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। जो भी केंद्र के निकट के तारे हैं उनको क्या करना है, जो केंद्र से दूर तारे हैं उनकी अपेक्षा कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र लगभग 7.94 केपीसी या 25,896 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जो सूर्य से हमारे सूर्य से जो केंद्र की दूरी है वो कितनी है, 25,896 प्रकाश वर्ष की दूरी है। तथा 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22 से 25 वर्ष लगते हैं। जो सूर्य है हमारा वो लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करता है, तब भी उसको कितना समय लग जाता है, 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं किसकी, आकाशगंगा की परिक्रमा लगाने में। तो परिक्रमा की यह अवधि जो है ब्रह्मांड वंड या कॉस्मिक ईयर कहलाती है। ये जो 25 करोड़ वर्ष जो अवधि है सूर्य की परिक्रमा, सूर्य जो परिक्रमा करता है आकाशगंगा की, उसको क्या कहते हैं, गैलेक्टिक कॉस्मिक ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं।
अतः निकटतम विकल्प के रूप में डी अभिष्ट उत्तर में सही आता, जो ऑप्शन दिया गया था उसमें जो डी है 25 करोड़ वर्ष वो सही है, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे अंतरिक्ष में ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडलों की संख्या बतानी है हमें अपने अंतरिक्ष में, तो कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए 87, बी 88, सी 89 और डी 90। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन बी 88। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, कौन? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जाता है। ये जो अधिकांश तारामंडल है उनको कहाँ से देखा जा सकता है? दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। किसके अनुसार? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार 88 तारामंडल है, जिनमें से अधिकांश को कैसे दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस तारामंडल में ध्रुव तारे की ओर, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तारामंडल में जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन से तारे कहलाते हैं? यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि तारामंडल में जो कौन से ऐसे तारे हैं जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, सी वृश्चिक, ऑप्शन डी वृष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सप्तऋषि तारे जो हैं वो क्या करते हैं? ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। और जो हमारे ध्रुव तारा है वो किधर? उत्तर की ओर निकलता है हमेशा। ध्रुव तारा जो है उत्तर की ओर ही दिशा दिखाता है। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ध्रुव तारा या पोलराइज का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, यही दिया फिर से। ग्रह, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? कौन सा ऐसा ग्रह है सौरमंडल में हमारे जिसका कोई उपग्रह नहीं है? देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए मंगल है, ऑप्शन बी बुध है, ऑप्शन सी नेपच्यून है, ऑप्शन डी प्लूटो है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो राइट आंसर है बुध है। बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध के साथ साथ प्लस वो जो शुक्र है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे हमारे, बुध और शुक्र ऐसे हमारे ग्रह हैं सौरमंडल में जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन। सौरमंडल में केवल दो ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 हैं, नेपच्यून के 14 ज्ञात होते हैं, जिनमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में क्या किया? प्लूटो को द्वार्फ ग्रह या बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया और ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो क्या किया गया सन 2000 में? इसमें ध्यान क्या रखना है, बुध और शुक्र जो ऐसे हैं वो क्या है, उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। बाकी जो 2006 में क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या बताया प्रयाग सम्मेलन में, जो प्लूटो है वो ग्रह नहीं है, बल्कि उसको कौन सी श्रेणी में रख दिया गया है? डॉर्फ प्लैनेट की। कौन सी श्रेणी में रख दिया है? डॉर्फ प्लैनेट की, बौना ग्रह जिसको कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका है शुक्र, जो मंगल वो सॉरी जो बुध के बाद दूसरे स्थान पर पड़ता है और ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, यहाँ पे उपस्थित गैसों की मात्रा इसको सर्वाधिक गर्म बना देती हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा बहुत जो दिया है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका मध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा शुक्र के बारे में। शुक्र को जो है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए फिर से वही आ गया, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो ऑप्शन जैसे मैंने ऊपर बता दिया है, ऑप्शन दिया है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो राइट आंसर क्या है? शुक्र या वीनस। वीनस को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों को क्या, दोनों किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। मंगल को रेड प्लैनेट कहते हैं और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये आपको पता होगा। शनि के चारों ओर कुइपर बेल्ट होती है, ये भी आपको, शनि के चारों ओर जो है वो एक वलय होते हैं उसको, ये भी आपको पता होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ चीज़ एक ध्यान रख लीजिएगा, जैसे हमारे सौर मंडल में कुछ इनर प्लैनेट होते हैं, कुछ आउटर प्लैनेट होते हैं। तो इनर प्लैनेट में कौन कौन आते हैं? मरकरी आता है, वीनस आता है, प्लस अर्थ आती है और प्लस मार्स आता है, मंगल। तो ये हमारे इनर प्लैनेट हैं और बाकी के जो बच गए उनको कितना आउटर प्लैनेट कहते हैं, और इन्हीं को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है? पृथ्वी के तक पहुंचने में जो सूर्य से प्रकाश चलता है वो कितना समय लेता है, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 8 सेकेंड, 8 मिनट, 8 मिनट या 24 मिनट। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें राइट आंसर क्या होगा? 8 मिनट। वैसे जो समय लिया जाता है वो 8 मिनट, कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास समय लेता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने तक, ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड या 20 सेकंड कई जगह दिया होता है, तो वही इतना ही समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग
18,600 मील प्रति सेकंड होता है। ये जो तरंगे आती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे सूर्य से, इनका स्पीड क्या होती है? 18,600 मील प्रति सेकंड होती है। अतः निकटतम उत्तर सी सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ये सब आपको पता होगा कितना समय लगता है। 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन या 365.75 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 365.25 दिन का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। तो ये जो 0.25 दिन है, इसी के तहत क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर क्या होता है, ये जो लीप ईयर बनता है, जहाँ पे फरवरी कब हो जाती है? 29 की हो जाती है, फब 29 की हो जाती है, लीप वर्ष बनता है। ये 0.25 जो एक्स्ट्रा दिन बन रहा है कैलेंडर में, हर 4 साल में इसको एक दिन बढ़ा के जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो जो ग्रह सूर्य से जितने नज़दीक होगा उसका परिक्रमण काल जो होगा सूर्य से उतना ही कम होगा, और जो जितना दूर होगा सूर्य से ग्रह, उसका परिक्रमण काल बहुत अधिक होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 मिनट 51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषु के एक ट्रॉपिकल वर्ष क्या है? एक वसंत विषु से दूसरे वसंत विषु के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिन का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले ट्रॉपिकल वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकंड। इतना आपको चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है, कितने सेकंड क्या है, बस जितना मैंने ऊपर बताया वो चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी जो है परिक्रमा करते हुए करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ऑप्शन देखते हैं इसमें। ए 49 किलोमीटर, बी 59 किलोमीटर, सी 69 किलोमीटर या डी 79 किलोमीटर। तो इसमें जो आयोग ने कोई आंसर नहीं बताया था, तो इसमें सभी के सभी गलत हैं। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। आयोग ने बताया था कि 29 किलोमीटर के आसपास प्रति सेकंड जो है पृथ्वी। हाँ, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी विषुवत रेखा, जो पृथ्वी है उसकी विषुवत रेखा की परिधि कितनी है? ये ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि कितनी है? 40 या 90 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर पर घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर पर 60 मिनट पर 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कितनी पर मिनट होता है पृथ्वी की गति? 27.8 किलोमीटर पर मिनट। क्या दिया है? किसी भी विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं दिया गया, इसी वजह से आयोग ने कोई आंसर नहीं इसका बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ पे होती है? पृथ्वी पे जो मरुभूमि है, डिजर्ट है, वो संभावना सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ये दिया है 0 अक्षांश के पास, ऑप्शन बी 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन सी 50 डिग्री अक्षांश के पास, या ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें जो बी दिया हुआ है। बी में क्या दिया है? 23 डिग्री अक्षांश के पास क्या होता है? मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या दिया है? पृथ्वी पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। यहाँ पे उष्ण का मतलब आप समझ लीजिएगा, उष्ण को ट्रॉपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। ये ध्यान में रखिएगा। और शुष्क को तो आप तो पता ही होगा, ड्राई कहते हैं। और शीत को क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन कहते हैं। तो पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की भौतिक पृथ्वी पर जो मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं, देखते हैं कौन कौन सी 4 भौगोलिक स्थितियां हैं मरुस्थल बनने के लिए। पहली स्थिति जो है, इसमें 30 डिग्री अक्षांश के पास उच्च वायु दाब पाया जाता है, इसलिए यहाँ मरुस्थल बनते हैं। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हवा ऊपर से जहाँ पे नीचे गिरेगी वहाँ पे क्या होगा? मौसम साफ रहता है और बारिश भी नहीं होती है। अगर हवा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है तो उसमें नमी जो है उसका कंडेंसेशन वैल्यू घटती जाती है और संतरित हो जाती है वायु, जिससे क्या होता है? वहाँ पे बारिश होती है। तो ऊपर से नीचे जहाँ भी वायु गिरेगी वहाँ का क्षेत्र शांत होगा, और नीचे से जहाँ पर ऊपर वायु उठेगी ऊर्ध्वाधर, वहाँ पे बादल बनने की संभावना होती है और बारिश की भी संभावना वहाँ पर लगी रहती है। देखते हैं आगे क्या दिया है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल किसके अंतर्गत आते हैं? जहाँ पे क्या वायु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, इस चक्कर में वहाँ पे सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल बने हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरी क्या भौगोलिक स्थिति है। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मरुस्थल जो हैं 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास मिलते हैं। ठीक है, संभवतः क्या होता है? हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। जो हवाएं हैं जो पूरब से आती हुई प्रतीत होती हैं मैप में, ये ऐसे चलती हैं।
तो यहाँ से क्या होता है, इनके पूर्वी भागों में, तो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में क्या होता है, बारिश तो हो जाती है, लेकिन पश्चिमी भागों तक हवाएं पहुँचते पहुँचते क्या होती हैं, शुष्क हो जाती हैं, और वहाँ पे क्या मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के पास ऐसा होता है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं, यही बताया गया है। तो ये जो इस तरह के जो तट हैं, जो पूर्वी हवाएं जो आती हैं उससे ये बने हैं मरुस्थल, उसमें कौन कौन से आते हैं, बाजा कैलिफोर्निया का उत्तर अमेरिका में जो पड़ता है, पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, अटाकामा का डिजर्ट, नामी का डिजर्ट, इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है, तीसरी प्रकार की भौगोलिक स्थिति। पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल और पेरुवियन मरुस्थल मुख्य हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन कौन से मरुस्थल फेमस है, तो इनका नाम दिया है, पैटागोनिया का मरुस्थल, पेरुवियन मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, डेथ वैली भी जिसको कहते हैं। ये सब फेमस है किसके लिए, वृष्टि छाया क्षेत्र के तहत इनमें क्या बना था, मरुस्थल बने थे। आगे देखते हैं चौथी क्या स्थिति है। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ हैं, इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल आता है, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल आता है, गोबी मरुस्थल आता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, जो कोरियोलिस बल है उसकी उत्पत्ति किस कारण होती है, प्रभावी कोरियोलिस बल की। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सौर प्रणाली के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का आंतरिक भाग के कारण, या कोलोराडो और खाड़ी धारा। इसका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और कोरियोलिस बल जो है क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इस तरफ चलता है ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति पर द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस ने की थी। ये जो बल है इसकी खोज किसने की थी, जीजी कोरियोलिस ने। इन्हीं के नाम पर इसका कोरियोलिस बल नाम पड़ गया। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में प्रभावी कोरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति किस चीज़ में होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण और हवाओं की दिशा वायु दाब के कारण इसकी उत्पत्ति होती है कोरियोलिस बल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये सब तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, या डी शनि। राइट आंसर आपको पता होगा। सौर मंडल में आकाश की दृष्टि से ग्रहों का इस प्रकार क्रम है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है, पृथ्वी। पृथ्वी कितने नंबर की, 5वें नंबर की ग्रह है आकार के हिसाब से। फिर शुक्र आ जाता है, मंगल आता है, फिर क्या आती है, बुध आ जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सौरमंडल बृहस्पति है, ये आपको पता होगा। तो बढ़ते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, ये डेंसिटी है वो किस ग्रह की सबसे कम है, डेंसिटी बतानी है, घनत्व किस ग्रह का सबसे कम है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, या डी शनि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो शनि है उसकी डेंसिटी सबसे कम है इनमें से, ऑप्शन में से। तो देख लेते हैं डेंसिटी किसकी कितनी है। पृथ्वी की डेंसिटी जो है वो कितनी है, 5514 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। मंगल की 3933, और ये शुक्र है उसकी 5243, और शनि की कितनी है, ये 687। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे कम इसमें शनि की। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना वर्ष लेता है, शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 18.5 वर्ष, 36 ईयर, 29.5 ईयर, 84 ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 29.5 ईयर। ये जो ईयर दिया जा रहा है ये पृथ्वी से कंपेयर करके दिया है, पृथ्वी में जो एक साल का होता है उसी के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन में पृथ्वी के हिसाब से 29 वर्ष के आसपास लेता है शनि जो है सूर्य की चक्कर चारों ओर चक्कर लगाने में। जबकि जो सूर्य का एक साल कितने बराबर होता है, शनि का सूर्य, सॉरी, जो शनि है उसका एक वर्ष पृथ्वी के 29 वर्ष के बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो पृथ्वी के 29.5 वर्ष हैं वो शनि के एक वर्ष के बराबर होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरेनस क्या दिया है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है कितने वर्षों में। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए 84 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 18 वर्ष, या डी 48 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 84 ईयर लेता है यूरेनस। जैसा भी मैंने ऊपर बताया था, जो भी ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका जो परिक्रमण काल है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे। जियोडोसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी किस तरह का विज्ञान है, किससे संबंधित है, यही पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन देखते हैं,
स्थलीय चट्टान की रेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो जियोडेसी विज्ञान किससे संबंधित है? पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है क्या? जियोडेसी विज्ञान। तो आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। जियोडेसी पृथ्वी के तीन मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। जियोडेसी विज्ञान जो है पृथ्वी के तीन मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। क्या क्या? पृथ्वी की ज्यामिति, आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। जियोडेसी क्या क्या करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का भी मापने का कार्य करता है, अंतरिक्ष में पृथ्वी का जो अभिविन्यास है उसको मापने का कार्य करता है, पृथ्वी के ज्यामितीय आकार को भी समझने में मदद करता है। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है निर्धारित करने का आधार क्या क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए कौन सी रेखा होती है? प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो क्या करती है? किसी भी समय स्थान का मानक समय निर्धारित करती है। देख लेते हैं। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है, जो इंग्लैंड कहाँ से? जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है, और जो 180 देशांतर रेखा होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया जाता है। 0 डिग्री के ठीक विपरीत में होती है 180 डिग्री की देशांतर रेखा, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा होती है और जो 0 डिग्री की रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ध्यान में रखिएगा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। जो प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? देख लेते हैं। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव। तो ये कितने देशों से होकर गुजरती है? 9 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो डेट लाइन है, सॉरी जो टाइम लाइन है, प्राइम मेरिडियन, वो इन देशों से होकर गुजरती है, 9 देशों से। ये ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन, वो कहाँ खींची जाती है? ऑप्शन देखते हैं। अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कौन सी? इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। तो ये जो डेट लाइन है वो कुछ ऐसे चलती है। अगर कोई स्थल भाग यहाँ पे पड़ रहा है तो इसको मोड़ दिया जाता है। किस लिए मोड़ दिया जाता है? ताकि एक ही स्थान पर दो डेट ना हो जाए। ठीक है, एक ही स्थान पर दो समय रेखा ना हो जाए, इस चक्कर में इसको मोड़ दिया जाता है। किसी एक कॉन्टिनेंट में पता लगा इस तरफ दूसरा दिन है और दूसरी तरफ दूसरा दिन है, तो इसी के तहत इसको मोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताना है कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, उनमें से अफ्रीका है ऑप्शन में सबसे बड़ा। और वैसे कौन सा? एशिया महाद्वीप पड़ता है सबसे बड़ा। विश्व में कुल 7 महाद्वीपों में एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 4,45,49,79,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद कौन आता है? अफ्रीका आता है, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा एशिया, फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इतना सा ध्यान में रख लीजिएगा। और एक और चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जो उत्तरी अमेरिका है वो दक्षिणी अमेरिका से बड़ा है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और ये एक और चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे जो अफ्रीका है यहाँ पे देशों की संख्या जो है सर्वाधिक है। सर्वाधिक देश यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे? अफ्रीका में सर्वाधिक देशों की संख्या है अफ्रीका में, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। और जो एशिया है उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है देशों की सूची में, एशिया महाद्वीप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका। देख लेते हैं। प्रत्येक महाद्वीपों में देशों की संख्या निम्नवत है। किस हिसाब से देशों की संख्या है? सबसे ज़्यादा देश कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में। फिर कहाँ पे? यूरोप में। सॉरी मैंने ऊपर एशिया बता दिया था। यूरोप में दूसरे नंबर है, जो दूसरे नंबर पर पड़ता है, जहाँ पे देशों की संख्या 51 है, और अफ्रीका में 54 देश हैं, यूरोप में 51 है। फिर तीसरे नंबर पे आता है अपना एशिया,
अपने एशिया में कितने देश हैं? 50 देश हैं। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? कौन सा ऐसा देश है जो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे लंबा है? यही पूछ रहा है आपसे, जो उत्तर और दक्षिण में जिसकी लंबाई सर्वाधिक है निम्नलिखित में से। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में ए रूस दिया है, बी चिली, सी चीन, डी ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चिली। जो देश है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में सबसे अधिक लंबाई वाला देश है। और जो रूस है वो क्या पड़ेगा? रूस जो है ईस्ट टू वेस्ट सबसे लंबाई में पड़ेगा। ईस्ट टू वेस्ट में रूस सबसे लंबा देश पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और चिली जो है नॉर्थ टू साउथ में सबसे लंबाई वाला देश है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला देश चिली है, वही से बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? कौन सा ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक द्वीप हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव या डी क्यूबा। तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक द्वीप हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? इंडोनेशिया ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक द्वीपों की मात्रा दी हुई है। देख लेते हैं ऑप्शन, सॉरी एक्सप्लेनेशन। प्रश्न में दिए गए द्वीपों में इंडोनेशिया जो है उसमें 17,508 द्वीप मिलते हैं। इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप मिलते हैं कितने? 17,508 द्वीप मिलते हैं। फिर आता है फिलीपींस जिसमें कितने? 7,641 द्वीप मिलते हैं। फिर मालदीव 1192, और फिर क्यूबा आता है जिसमें 4195 द्वीप मिलते हैं। तो इनको सीक्वेंस आप देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफी विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूहों में 17,508 द्वीप हैं। ये जो द्वीपों की संख्या बताता है वो कौन बताता है, किसके अनुसार? इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार, जिसमें 6,000 द्वीपों का नाम दिया जा चुका है। बाकी के अभी द्वीपों का नाम तक नहीं दिया गया, इतने सारे द्वीप हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा द्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन देखते हैं, बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी सुमात्रा, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या है? बोर्नियो ऐसा द्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है निम्नलिखित में से। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो कितना है? 7,51,929 वर्ग किलोमीटर। बोर्नियो का क्षेत्रफल कितना है? 7,51,929 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसमें द्वीपों में। मेडागास्कर का क्षेत्रफल कितना है? 5,87,713। सुमात्रा 4,72,000 और ब्रिटेन का 2,09,331 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये किलोमीटर ना ध्यान में रखिएगा, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? कौन सा ऐसा देश है जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान और क्यूबा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जापान इसका राइट आंसर होगा, जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि सीमा से सबसे बड़ा देश है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं है। भौगोलिक सीमा मतलब भूमि के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये समुद्री सीमा साझा करता है, इसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। उसके पश्चात क्या आता है? फिलीपींस आता है, उसके बाद फिलीपींस, फिर न्यूजीलैंड, फिर क्यूबा और फिर एक्सेट्रा। तो इसका राइट आंसर आपने बता दिया, जापान है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौगोलिक क्या दिया क्वेश्चन में? भौ क्वेश्चन में दिया है भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूरा? भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, होकाइडो दिया है, बी होन्सू, सी सुकोकू या डी क्यूसू। तो राइट आंसर क्या है? होन्सू। होन्सू जो है भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है, उसके बाद होकाइडो आता है। ठीक है, देख लेते हैं। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकाइडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपरोक्त 4 द्वीपों में होन्सू सबसे बड़ा है। जो होन्सू द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है, इसी पे जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन? ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किसका एक भाग है? जो ग्रीनलैंड है निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी कनाडा और डी यूके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का देश का भाग है। अगर आपने कभी कैलेंडर वो मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप, तो उसमें आपको ऊपर लिखा हुआ दिख जाता है, सबसे ऊपर पड़ता है ग्रीनलैंड, कनाडा से लगा हुआ। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको लिखा मिल जाएगा डेनमार्क ग्रीनलैंड के साथ। तो देख लेते हैं।
ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है। नूक जो है कौन सा? नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। नूक जो है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1 से 3 मीटर तक है। ये ध्यान में नहीं रखना है आपको, ध्यान में बस ये रखना है कि नूक जो है ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है। बाकी ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है? डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाद्वीपी क्या महाद्वीपी बहाव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो महाद्वीपी बहाव सिद्धांत है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जे विल्सन, वैगनर, डू डॉइट, एच हेस, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वैगनर जो है इनके द्वारा जो महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको कहते हैं, वो वैगनर द्वारा दी गई थी। तो देख लेते हैं। महाद्वीपी बहाव सिद्धांत जिसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसको कहते हैं? महाद्वीपी बहाव सिद्धांत को किसने किया? अल्फ्रेड वैगनर द्वारा विकसित की गई। वैगनर के अनुसार क्या था? 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ और पेंजिया दो बड़े भागों में, लॉरेशिया गोंडवाना में टूट गया। ये सब स्टोरी आपको पता होगी। उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग दो भूखंड हो गए, जिसको उत्तरी भाग लॉरेशिया और जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है। और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, चलिए ये हम कर देते हैं थोड़ा सा। दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग जो है उसको क्या कहते हैं? लॉरेशिया। ये ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके बाद क्या हुआ? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बन गए जो आज के महाद्वीप बन गए। ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो अपना इंडियन कॉन्टिनेंट का भाग है, जो जो अपना भारतीय उपमहाद्वीप है, वो कहाँ से टूट के आया? वो अफ्रीकी प्लेट से टूट के आया। अफ्रीकी प्लेट से टूट के धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहा और फिर जाके अपना एशिया की प्लेट पे टकरा गया, जिससे क्या हुआ? हिमालय का उत्पत्ति भी हुई। ये सब आपको ध्यान पता होगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आग्नेय चट्टानों से संबंधित? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया, पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं इसमें, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं आग्नेय चट्टान। इनकी इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो आग्नेय चट्टान है वो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? पूरा जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं, जल के लिए जल भी इनसे आर पार नहीं होता, और क्या इसमें सिलिका की मात्रा नहीं होती। इनकी में सिलिका की मात्रा होती है, इसमें क्या लिखा है? नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इग्नियस रॉक जो है पिघले मैग्मा के ठंडा और ठोस होने से बनता है। ये क्या है? रवेदार मतलब क्रिस्टली, और पड़ते नहीं पाई जाती इसमें, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है इसमें। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवसादी चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी चट्टानों के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये वे शैलें जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें क्रिस्टलीय होती हैं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, या ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो अवसादी शैलें हैं वो क्या स्तरों में निक्षेपित होती हैं। इनकी ये लेयरिंग में होते हैं, जैसे एक लेयर फिर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, फिर इनमें प्रेशर के साथ ये सब आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं आगे। अवसादी शैलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, पड़ते पाई जाती हैं, किंतु ये क्रिस्टल नहीं होते। क्रिस्टल क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका जो क्या होता है, अवसादों से निर्मित होते हैं। ठीक है। और क्रिस्टली कौन सी होती हैं? इग्नियस रॉक। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ऐसा जो एस्कर और ड्रमलिन से संबंध में है? तो देख लेते हैं किससे संबंधित है। एस्कर और ड्रमलिन से संबंध है जिसका। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन दिया है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी रेत की लकीरें हैं। ड्रबलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी में स्थला करती एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। ये ऑप्शन डी क्या दिया है कि एस्कर ग्लेशियरों की धारणाओं, एस्कर जो है ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है पहला दूसरा चौथा। क्या है राइट आंसर? पहला दूसरा चौथा ये सही है, और बाकी शुरुआत के पहले दूसरे सही है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ग्लेशियर या हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण। क्या है? ग्लेशियर के पिघलने से जो प्राप्त जल धाराएं उस द्वारा क्या होता है? मलबा के निक्षेपण से निर्मित मलबा से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं। जो ग्लेशियर और जलधाराओं से, ग्लेशियर से पिघलने से जलधाराएं प्राप्त होती हैं, उससे जो एस्कर का निर्माण होता है वो क्या होते हैं? लंबे सकरे और कटक होते हैं इनमें, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप
द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलास में मृत्तिका द्वारा निर्मित होते हैं। निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। सॉरी। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, पर्वत शिखर है, ज्वालामुखी है, एक पठार है। तो माउंट एटना क्या है? सॉरी, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, ये ध्यान में रखिएगा। माउंट एटना एटना जो है वो कहाँ पे? इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे मिलता है ये? इटली के सिसिली द्वीप पर। और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इटली के सिसिली द्वीप पर मिलता है माउंट एटना और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बस इसमें ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो माउंट मौना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का, ये ध्यान में रखिएगा। मौना लोआ कहाँ स्थित है, ये ध्यान में रख लीजिए। मौना लोआ जो है हवाई द्वीप पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पड़ता है, हवाई आइलैंड, वहाँ पर स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप पर पड़ता है। हवाई द्वीप कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप और उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आया था उससे संबंधित पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन दिया है। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधिगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन बी दिया। परिणामी सुनामी इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकिरण से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। यह ऑप्शन डी देखते हैं। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा दिक स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा में थी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, राइट नहीं, इसमें बताना है कथन सही नहीं, बाकी पहले दूसरे और चौथा सही है। ये जो दिया हुआ है क्या कि ये सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार क्या हुआ? भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। तो चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। 26 दिसंबर 2004 को, कब? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर। कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 की तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी। कितना रिक्टर स्केल पर था? 9.1 से 9.3 रिक्टर स्केल पर आई थी ये सुनामी। लहरों से लगभग क्या हुआ? 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। वहां पे ऊपर क्या दिया था? 50 लाख लोगों की मृत्यु। 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। रिक्टर स्केल 9.1 से 9.3 था। कहाँ आया था? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पे। और कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। उपयुक्त प्रश्न में सुनामी से संबंधित दिए गए तथ्यों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है। कथन है जो दिया है इसमें, एक शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा 15 मीटर तक अधक्षेपण हुआ। इसका 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा बन गई थी, ठीक है। और यह अधक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे तक भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ। ये कैसे हुआ? बर्मीज प्लेट जो है उसके नीचे भारतीय प्लेट खिसक गई, तो इससे हुआ। कथन भी क्या दिया है? वही चीज़ें ऊपर जो लिखी है फिर से वही नीचे लिख दी गई। इसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, मैं जब पीडीएफ अपलोड करूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस पर्वतों में पाई जाती हैं? जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो कौन से पर्वतों में पाई जाती हैं? किस प्रकार के पर्वतों में? तो देखते हैं। ऑप्शन प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, या ब्लॉक पर्वत। तो जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन में मिलती हैं, नवीन मोड़दार पर्वतों में मिलती हैं सबसे ऊंची चोटियां। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागर माथा, चोमलुंगमा सहित 10 प्रथम 10 सर्वोच्च चोटी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन यंग फोल्ड माउंटेन है, अतः नवीन मोड़दार पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं पर्वलित पर्वतों में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है ये बताना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकी, या डी अल्प्स। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें राइट आंसर एंडीज हो चुका। लेकिन अगर विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो आपसे उसमें अगर उसमें मिड ओशनिक रिज दिया हो, मध्य अटलांटिक कटक दिया हो, तो उसको वही राइट आंसर आपको मानना है, ठीक है। मिड ओशनिक रिज भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उसको कहते हैं। अगर ये पूछ ले कि स्थल महाद्वीपों पर सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, तो एंडीज होगी। अगर पूरे विश्व में पूछा और ऑप्शन में मिड ओशनिक रिज दिया हो
तो उसका राइट आंसर आप मिड ओशनिक रिज लगाइएगा। मध्य अटलांटिक कटक जो है उसको कहते हैं सबसे सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज कहाँ पे मिलता है? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। ये विश्व की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी इन द सेंस महाद्वीपों में सबसे लंबी। फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लंबाई कितनी है? लगभग 7,200 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में प्रमुख वाली पर्वत है जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय किसमें? दक्षिण एशिया भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया पहला ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य कोकोस प्लेट पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका प्रशांत प्लेट, लाल सागर या फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोकोस जो प्लेट है वो किनके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका, वही दिया जरा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? राष्ट्र बाउल जो है कौन से प्रदेश से संबंधित है? तो देखते हैं क्या दिया है। ग्रेट लेक्स प्रदेश से, अल्बामा प्रदेश से, कैलिफोर्निया प्रदेश से, पिट्सबर्ग प्रदेश से, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या दिया है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ लोहा उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? रस्ट बाउल क्षेत्र लोहा उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है अमेरिका का, ठीक है। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश आता है। कौन सा प्रदेश? ग्रेट लेक्स प्रदेश आता है और पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। तो एक से अधिक विकल्प होगा इसका आंसर। तो ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग दोनों आते हैं इसमें, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किलीमंजारो एक है। किलीमंजारो क्या है? अब इसमें ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन दिया आग्नेय गिरी द्वीप है, सुरंग है और नदी है। तो किलीमंजारो क्या है? वोल्केनो है। आग्नेय गिरी कहते हैं वोल्केनो को, ये ध्यान में रखिएगा। किलीमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्ण नाम कैसर विलियम स्पिट्ज, कैसर विलियम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेय गिरी ज्वालामुखी या पर्वत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर पे गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ये पूछ रहा है आपसे, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चीन, बी पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चीन में। गोबी मरुस्थल जो है वो चीन में स्थित है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। गोबी डेजर्ट उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया, कहाँ पे? उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? जो जोहान्सबर्ग है वो किसके लिए विख्यात है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। स्वर्ण खनन के लिए, टिन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए, लौह अयस्क खनन के लिए। तो जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण खनन के लिए जोहान्सबर्ग विख्यात है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोटैंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है निम्नलिखित में से? तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी हंगरी, सी रोमानिया, डी यूक्रेन, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये जो हंगरी देश है ये एक स्थल रुद्ध देश है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक कंट्री। स्थल रुद्ध समझ लीजिए किसको कहते हैं? लैंड लॉक को कहते हैं। जो चारों ओर से क्या हो, चारों ओर से उसकी सीमा किसी ना किसी देश से ढकी हुई हो। हंगरी स्थल रुद्ध देश है। यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। इन सारे देशों से हंगरी जो है वो स्थल रुद्ध देश है, वो घिरा हुआ है। और बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं किससे किससे लगती हैं? इसराइल जो है उसकी जो सीमाएं हो किससे किससे मिलती है, ये पूछ रहा क्वेश्चन में आपसे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ, लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन के साथ, लेबनान, टर्की, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, या लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ। तो इसराइल की सीमा किससे किससे लगती है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, मिस्र के साथ किसकी सीमा लगती है? इसराइल की वनिष्ठ सीमा लगती है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इसराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, और उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा
से, सीरिया से कहाँ से उत्तर पूर्वी सीमा किससे लगती है? सीरिया से। भूमध्य सागर से लगती है इसकी पश्चिमी सीमा। उत्तरी सीमा कहाँ से? लेबनान से। पूर्वी सीमा जॉर्डन से, और दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र इजिप्ट से लगती है। तो विकल्प का उत्तर ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसार की छत, जो संसार की छत है उसे किसे कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। अरावली को, सतपुड़ा को, पामीर को, म्यांमार को। तो इसका राइट आंसर क्या है? पामीर का पठार जो है उसे संसार की छत कहते हैं। पूर्वी समुद्र, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम निम्नलिखित में? श्रीलंका का, पाकिस्तान का, बर्मा का, या भारत का? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्मा होगा। बर्मा जो है, सॉरी, इसका राइट आंसर जो है श्रीलंका है। श्रीलंका को क्या कहते हैं? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम दिया जाता है श्रीलंका को, ये चीज ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन और द गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है? पूर्वी एशिया का स्वामिनी भी कहा जाता है, साथ ही द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन भी कहा जाता है श्रीलंका को, साथ ही द गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी की सतह का भाग जो पानी से ढका हुआ है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है जो पानी से ढका हुआ है? तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। ऑप्शन है 1/4, बी आधा, 2/3, या 3/5 हिस्सा। तो इसका ये सब तो आपको पता ही होगा। 2/3 हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितने बार आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समुद्र तल पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, या भूमध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव जो है उसको क्या कहते हैं? समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान। देखते हैं क्या कह रहा था ये। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक जो है महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है की तली में 4 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 64,000 किलोमीटर की लंबाई व 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तर और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और तथा अंटार्कटिक के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? दरअसल ये पूरा 64,000 किलोमीटर की लंबाई प्लस 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। तो यहीं से आप इसका आंसर पकड़ लीजिएगा। मिड ओशनिक रिज कहते हैं जिसको, मध्य महासागरीय कटक, अभी जैसा मैंने ऊपर बताया था। उपयुक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मिड ओशनिक रिज जो है वो ग्लोब के चारों ओर 40,000 से 64,000 किलोमीटर लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में फैला है। पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। एक खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है धरातली धारा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। ये आप सबको पता ही होगा। फ्लोरिडा की धारा जब एटलीस की धारा जल समाविष्ट कर हेट्रास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा है। क्या 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 ध्यान रखना है आपको? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे पर मिलती है, और एंटलीस की धारा से जब मिलती है तब ये क्या करती है? आगे बढ़ती है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्रैंड कैनियन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। एक खड्ड है, एक बड़ा तोप है, एक नदी है, एक पुराना तोप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक खड्ड है, एक गॉर्ज है, ग्रैंड कैनियन। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ पे मिलता है ग्रैंड कैनियन? संयुक्त राज्य अमेरिका में, एराजोनिया प्रांत में। कहाँ पे मिलता है? एरिजोना प्रांत में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो नदी के आसपास। इसका ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांसी कियांग द्वारा, या होंगो द्वारा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये ध्यान में रखिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यहाँ बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो ध्यान में रखिएगा। कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल राज्य में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें यही थी। फिजी द्वीप स्थित है।
फिजी जो द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर। तो राइट आंसर इसका क्या है? प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप स्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुआतू के पूर्व, टोगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। फिजी द्वीप कहाँ पे स्थित है? वानुआतू के पूर्व पड़ता है, टोगा के पश्चिम में और तुवालू के दक्षिण में स्थित है फिजी द्वीप। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, स्वज नहर किसको किसको जोड़ती है? स्वज नहर किसको किसको जोड़ती है? ऑप्शन देखते हैं, भूमध्य सागर से लाल सागर को, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वज नहर। ये ध्यान में रखिएगा, स्वज नहर किसको किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पढ़ लेते थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में। स्वज नहर जो है मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। स्वेज कैनाल कहाँ पे बनाई गई है? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में। कहाँ पे? सिनाई प्रायद्वीप में, ये ध्यान रखिएगा। और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, इसका भी ध्यान में रखिएगा। 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी और वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई कितनी? 193 किलोमीटर हो गई। लगभग 20-30 किलोमीटर बढ़ा दी गई है इसकी लंबाई 2015 के आसपास। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। साथ ही इसको कब खोला गया था? 1869 में, ये ध्यान में रखिएगा। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पे क्या है? पोर्ट सईद है। दक्षिणी सिरे पर स्वज बंदरगाह है और उत्तरी सिरे पे क्या है? पोर्ट सईद। ये ध्यान में रखिएगा इसको। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच दूरी में काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व और पश्चिम, इसके बनने से क्या हुआ? पूर्व और यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप पर चक्कर लगाकर जाना होता था। और स्वज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है? इसके स्वज नहर से संबंधित दक्षिणी सिरे पर स्वज बंदरगाह है, उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद है, 1869 में शुरू हुई थी ये। और क्या ध्यान रखना है इसमें? ध्यान रखना है सिनाई प्रायद्वीप में, जो मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है उसमें बनाई गई है। इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पनामा नहर जोड़ती है, देखते हैं पनामा नहर जोड़ती किसको किसको। ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को प्रशांत महासागर, अंध महासागर को लाल सागर को भूमध्य सागर से, या हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से, ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पनामा नहर मध्य अमेरिका के में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काट कर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। ये कृत्रिम नहर है, ये ध्यान रखिएगा। पनामा नहर ये काट के बनाया गया स्थल रुद्र क्षेत्र को। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसको अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर पर बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 2,2500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य आधी से भी कम दूरी हो गई, अर्थात 9,500 किलोमीटर की दूरी रह गई। पहले कितनी थी? 2,2500 के आसपास इतनी दूरी थी, ठीक है। 22500 22,500 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी, फिर क्या हुआ? 9,500 किलोमीटर के आसपास दूरी बची। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। जो ये जो नहर है पनामा कैनल, नाम से ही पता चल रहा होगा कि पनामा देश का अधिकार है वर्तमान में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। ऑप्शन देखते हैं, हिंद महासागर से चीन सागर, बी लाल सागर से भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर, या भूमध्य सागर से काला सागर। तो इसका राइट आंसर क्या है? हिंद महासागर से चीन महासागर जाने तक क्या है? आने जाने की सुविधा मलक्का जल संयोजक द्वारा प्रदान की जाती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से मलेशिया से अलग करती है, या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। और अलग किसको किसको करती है? सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप और मलेशिया को अलग अलग करती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर के दक्षिण चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समानांतर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं, ए जावा, बी मालदीव, सी सुमात्रा, डी मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुंडा इसका राइट आंसर है, उसमें कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सुंडा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीपों के समानांतर है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? एक से अधिक होगा। इसमें सुमात्रा और जावा दोनों द्वीपों के समानांतर स्थित है। इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। पहले जो सुंडा ट्रेंच है इसको किसके? जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था, ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर पे, ओजोन परत क्या बताती है? देखते हैं ऑप्शन। अंटार्कटिका की वायुमंडल की स्थिति, शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज। ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे अगर थोड़ा ही पढ़ाई की आपने। ऑप्शन सी
पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे दिया है इसमें, देखिए ऑप्शन डी क्या दिया है, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्या, डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर स्थित वायुमंडल की परत। ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूं तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु इसका जो संकेंद्रण है, जो सबसे ज़्यादा डेंस है ओजोन लेयर, वो कहाँ पे पाई जाती है, 15 से 35 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। WMO भी ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करता है, यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, सब आपको पता होगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली, ये भी पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अवशोषण कर लेती है। इन किरणों से त्वचा का कैंसर का खतरा होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? यूवी, कौन कौन सा? यूवी एक ए होता है, एक बी होता है और एक सी होता है। तो ठीक है, तो ये जो ए और बी है, ये सबसे खतरनाक है, इन्हीं को रोकता है। कौन सी? ओजोन परत। जो ए और बी है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, ए और बी इनको रोकता है, और सी अपने आप पारदर्शी होती है, पृथ्वी तक इसको आने देता है। यह यही विटामिन डी के निर्माण में भी सहायक होती है, जो यूवी सी होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, आंसर लगा लीजिएगा 10 से 20 किलोमीटर। काहिरा का ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे है। काहिरा का समय जो है वो किससे, ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे अतः यह स्थित है। कहाँ स्थित है काहिरा? अब इसको निकालना है आपको, 2 घंटे आगे है तो 4 मिनट के हिसाब से 1 डिग्री पे होता है, तो 2 घंटे आप जोड़ लीजिए, 60 मिनट, 15 डिग्री हो जाएगा 60 मिनट में, तो 30 डिग्री के आसपास हो जाओ पूर्वी देशांतर पे। तो इसका राइट आंसर क्या है, पूर्वी देशांतर पर 30 डिग्री। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये निकाल लिया जाता है समय, अगर कोई भी समय दे दिया कि 2 घंटा आगे 2 घंटा पीछे, आगे जहाँ पे भी दिया हो वहाँ पे आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, वहाँ पे पूर्वी होगा, पश्चिमी नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी आप इसको लगाने की ट्रिक है, आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा, बाकी अगर आप चाहते हैं तो खुद पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब सूर्य जो है वो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर चमकेगा। तो जैसे जो सबसे छोटा दिन होगा, कहाँ का, उत्तरी गोलार्ध का, वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या, 22 दिसंबर। ये जो 25 दिसंबर हम लोग बनाते हैं बड़ा दिन, बड़ा दिन, वो क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध की एक मान्यता है जहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर के आसपास, 22 दिसंबर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो शीत अयानांत है, तो शीत अयानांत जो है 21 से 22 दिसंबर को वर्ष में सबसे छोटा दिन होता है। जो उत्तरी गोलार्ध वाले लोग भी जो आजकल बनाते हैं बड़ा दिन 25 दिसंबर को, वो दिसंबर में नहीं होता, बल्कि हम लोग का जो बड़ा दिन होता है वो कब होता है, 21 जून के आसपास वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही जो ग्रीष्म महीना में हम लोग का जो होता है 21 जून के आसपास होता है, इसके विपरीत क्या होता है, जो 21 जून के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और 21 से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलय भ्रंशन से, उपरोक्त सभी से। तो महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? ये टेक्टोनिक जो थ्योरी दी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसी के तहत महाद्वीप अलग हुए हैं, ठीक है, ये आप इनको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ, ये प्लेटें प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रभावित होती हैं। इसके प्रकार ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप महासागर भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। वलन क्रिया का वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखते हैं ऑप्शन, महादेशजनक बल का, भूविक्षेपी बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का, या बढ़िजात बल का। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। इसी से क्या होता है, यंग फोल्ड माउंटेन बनते हैं। कौन से? यंग फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आ जाता है, जो अंतर्जात बलों से ही उत्पन्न होता है। कौन सा बल? ये जो बल दिया है, ये अंतर्जात बलों से ही निर्मित होता है, पर्वत निर्माणकारी बल। इसके इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न और तनाव बल। संपीड़न बल चट्टानों की परतें मोड़ जाती हैं, और ऊपर उठे भाग को अपनति और धसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है, इस मोड़ को वलन कहते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें कुछ ज़्यादा खास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है निम्नलिखित में से? अल्प्स है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है, कौन सी है? यूरोप की पर्वत श्रृंखला, अल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इसको ध्यान में रखिएगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4,810 मीटर है। जो इसका सर्वोच्च बिंदु है आल्प्स पर्वत का, वो कौन सा है? माउंट ब्लैक है।
जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 4810 मीटर। अल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तकला मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन देखते हैं, अफगानिस्तान, बी चीन, सी कजाकिस्तान या डी मंगोलिया। तो तकला मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, चीन में। ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वही दिया है, तकला मकान जो मरुस्थल है वो एशिया के जिनजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र पर, कहाँ पे? जिनजियांग यूबर क्षेत्र कहाँ पे? जो चीन में पड़ता है, में विस्तारित है। या दक्षिण में कुनलून तथा पश्चिम में पामीर पठार तक तथा तियानसान पर्वत से घिरा हुआ है। किससे किससे? तियानसान पर्वत उत्तर में पामीर पठार से, दक्षिण में कुनलून पर्वत से घिरा हुआ है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मिस्र में या उत्तर अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में मृत सागर के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाता? कौन सा ऐसा देश है जो सीमा साझा नहीं करता मृत सागर के साथ भूमि सीमा? तो ऑप्शन देखते हैं, लेबनान है, बी जॉर्डन, सी इजराइल, डी फिलिस्तीन या यू में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? लेबनान जो है वो क्या है? मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाता है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन कुछ ऐसे रिपीट भी हो, बनना है जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनके बारे में मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? जो दक्षिण अमेरिका है उसमें मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। प्रेरी दिया है, पंपास है, सी बेल्ट है, डी स्टेपीज है। सॉरी, ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय मैदान जो है उनको क्या नाम दिया जाता है? इसका राइट आंसर है पंपास घास के मैदान कहा जाता है, जो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इस घास के मैदान जो है इसका विस्तार कहाँ पे? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है? अर्जेंटीना है, उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिणी भागों में। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी आता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। प्रेरी कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, और डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं, जो नाम दिए? ऑप्शन ए कैनबरा, बी सिडनी, सी वेलिंगटन या डी रियाद। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिडनी ऐसा देश है जो किसी, सॉरी, सिडनी ऐसा शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है इनमें से, ऑप्शन में से। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, देश की राजधानियाँ आप पढ़ लीजिएगा अगर मन हो तो, वैसे कोई फालतू बोझ बढ़ाने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रशांत महासागर पर है, हिंद महासागर पर या अंध महासागर पर। अंध मतलब अटलांटिक महासागर से लेके चलिएगा, ठीक है, और डी आर्कटिक महासागर से। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ये 90 ईस्ट रिज जो है वो हिंद महासागर पे स्थित है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? जो सागरी लवणता है निम्नलिखित में से इनमें से मुख्य स्रोत क्या है सागरी लवणता का? नदियाँ, भूमि, पवन, ज्वालामुखी से निस्तृत राख। तो सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है, ये ध्यान में रखिएगा। सागरी लवणता मुख्य स्रोत भूमि, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों के रूप में कार्य करती हैं। जो सागर तक जो लवणता पहुंचाती हैं वो कौन कर? नदियां पहुंचाती हैं, लेकिन स्रोत क्या है? भूमि से होकर तो जाती हैं नदियां। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अरब सागर के पानी, जो अरब सागर का पानी है उसका औसत खारापन कितना है? अरब सागर का जो पानी है उसका औसत खारापन कितना है? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 25 पीपीटी, ऑप्शन सी 35 पीपीटी, ऑप्शन सी 45 पीपीटी या ऑप्शन डी 55 पीपीटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 35 पीपीटी। तो इसको पीपीटी क्या होता है? पार्ट्स पर थाउजेंड को पीपीटी कहते हैं। किसको कहते हैं? पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड को पीपीटी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35, ये अगर सिंगल लगाया तो 100 हो जाता है, ये डबल कर दिया यहाँ पे तो ये हो जाता है 1000। तो पार्ट्स पर थाउजेंड ये हो जाता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखते हैं, हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14 पर थाउजेंड लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30 पीपीटी हो जाती है, जबकि वहीं अरब सागर में 36 पीपीटी लवणता पाई जाती है। अतः निकटतम विकल्प कौन सा है?
बी उत्तर सही है। निम्नलिखित सागरों में किसकी औसत लवणता सर्वाधिक है? किसकी औसत लवणता सर्वाधिक है निम्नलिखित में से? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको डेड सी पता होगा, तो डेड सी की सबसे ज़्यादा लवणता होती है। तो प्रश्न के अनुसार क्या विकल्पों में मृत सागर की लवणता सबसे सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में इसका जो उसमें अगर तुर्की की वॉन झील दी गई होती तो इसकी लवणता सबसे ज़्यादा हो चुकी है। कितनी? 330 पार्ट्स पर थाउजेंड हो चुकी है। तुर्की की जो वॉन लेक है, सबसे सर्वाधिक लवणता किसकी है अगर वर्णन पूछा जाए, जो तुर्की की कौन सी वॉन लेक, तुर्की की वॉन लेक की सर्वाधिक लवणता है, जिसकी कितनी है? 330 पार्ट्स पर थाउजेंड हो चुकी है लवणता, ठीक है। और ग्रेट सॉल्ट फिर उसके बाद, वॉन लेक के बाद कौन सी आती है? मृत सागर आता है, फिर ग्रेट ग्रेट सॉल्ट आती है अमेरिका की, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी बतानी है आपको। तो ऑप्शन देखते हैं। नील नदी दिया, अमेजन दिया, मिसिसिपी, गंगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और अपार क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए। निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है नीचे दिए गए कूट की सहायता से, तो उसको मिलाना है। तो इसको चलिए देखते हैं मिला के। जो रॉटरडैम है वो कहाँ पे है? राइन नदी के आसपास शहर स्थित है रॉटरडैम। पेरिस आपको पता होगा ये कहाँ पे? सीन नदी के आसपास है। बुडापेस्ट डन्यूब नदी के पास स्थित है। और वाशिंगटन किसके पास है? पोटोमैक नदी के पास स्थित है। तो ये मैंने मिला लिया। इसका राइट आंसर हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये है, मिला दिया इन लोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। बाबल मंदेब, हॉर्मुज, बॉस्फोरस, या मलक्का। तो कौन सी संधि जो है हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है? तो ऑप्शन देखते हैं। इसको बता दिया मैंने। इसका राइट आंसर है बाबल मंदेब जो है वो हिंद महासागर को लाल महासागर से जोड़ती है निम्नलिखित में से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन, वही दिया है, बाकी देख लेते हैं। हॉर्मुज जो जल संधि है वो किसको किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। हॉर्मुज जल संधि किसको? फारस और ओमान की खाड़ी जोड़ती है। बॉस्फोरस संधि किसको? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि किसको किसको? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और मलक्का जो जल संधि है वो किसको किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, जो हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं इससे पहले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करना है। तो इसमें क्या सुमेलित करना है देख लेते हैं। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। तो इसमें देख लेते हैं, मिलाते हैं। अत्यधिक वर्षा आपको पता होगा चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा सहारा। और बाकी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है 77 का। तो अत्यधिक गर्म सहारा हो गया, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी हो गया, अत्यधिक ठंडा का अंटार्कटिका, और अत्यधिक सूखा चिली। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। बढ़ते हैं। किस मिट्टी के कैपिलरी का सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कौन सी ऐसी मिट्टी जिसकी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। चिकनी मिट्टी, बी पांसू मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, या डी लोम मिट्टी। राइट आंसर ठीक है। चिकनी मिट्टी का जो है कैपिलरी इफेक्ट वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, ये ध्यान में रखिएगा। विश्व में विश्व में अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन 2011 का पूछा गया है। हो सकता है वो डेटा चेंज हो चुका हो, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत, बी यूएसए, सी चाइना, या डी रूस। तो इसके हिसाब से इसमें राइट आंसर तो सी होगा, चीन। लेकिन देख लेते हैं आगे। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कूल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कूल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन देखते हैं। कूल गार्डी जो क्षेत्र है इसमें कौन सी क्रिया संपन्न होती है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कोयला खनन, बी तांबा खनन, सोना खनन, या डी वानिकी, या कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी सोना खनन होता है। कहाँ पे? कूला गार्डी में, ये ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये कूला गार्डी कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कूला गार्डी, जहाँ पे क्या होता है? सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित देशों में किस देश में 2019 सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? सबसे अधिक सोना उत्पादन निम्नलिखित देशों में कौन किसने किया था? रूस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, चीन ने, या यूएसए ने। तो राइट आंसर चीन ने सर्वाधिक सोना उत्पादन किया था, ठीक है, टन में। तो ये डेटा दिया हुआ है, ये नए डेटा पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक
फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली। तो राइट आंसर क्या है? भारत जो है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2015 से 19 के आंकड़ों के अनुसार जो वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन है 2015 से 19 के आंकड़ों के अनुसार क्या हुआ? एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के देशों में 5 शीर्ष पर कौन कौन से? चीन है सबसे ज़्यादा, फिर रूस है, फिर भारत है, फिर कनाडा, यूएई है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? इसमें रूस और चीन तो दिया नहीं था इसलिए भारत हो गया। अगर चीन और रूस दिया होता तो इसमें सर्वप्रथम कौन होता? चीन होता, फिर उसके बाद रूस हो जाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के जो कोष हैं सबसे ज़्यादा कौन से देशों में है? अमेरिका, चीन, रूस, वेनेजुएला या कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल के कोष पाए जाते हैं। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार है। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल भंडार कहाँ पे? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19-20% के आसपास कच्चे तेल का भंडार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, कोक। तो ये सामान्य प्रकार बिटुमिनस है, लेकिन सबसे सर्वाधिक अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला होता है सबसे सर्वाधिक अच्छा कोयला। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयला में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। उपयुक्त 4 में से कोयला में बिटुमिनस जो है सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट जो अत्यंत उच्चतम कोटि तथा पीट सबसे निम्नतम कोटि का कोयला माना जाता है। सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट। और सबसे बेकार कौन सा होता है? पीट कोयला। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग जो है प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना कुलीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है जो सामान्य प्रकार का कोयला होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं किसमें? तो देखते हैं ऑप्शन। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। शक्ति, कोयला, शक्ति प्लस कोयला प्लस प्राणी मल या जलावन की लकड़ी, कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। सबसे ज़्यादा विशुद्धता किसमें शामिल होती है? शक्ति में, कोयला में, तेल, गैस, जल विद्युत में, यूरेनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? कौन सा ऐसा शहर है जो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन देख लेते हैं। जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जोहान्सबर्ग जो है, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या है? लंदन जो है वो क्या है? धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। लंदन जो है वो धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, ये ध्यान में रखिएगा। साफ रात क्या है? साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अत्यधिक ठंडी होती है। जो साफ रात होती है वो मेघी रातों की अपेक्षा अत्यधिक ठंडी होती है। किस लिए होती है? चलिए देख लेते हैं। संघनन के कारण ऑप्शन ए दिया है, विकिरण के कारण ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपतन के कारण, या ऑप्शन डी चालन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकिरण के कारण क्या होता है? जो साफ रातें होती हैं वो अधिक ठंडी होती हैं। क्या होता है? जो जैसे ये पृथ्वी है जिसमें जो शॉर्ट वेव आती हैं, ठीक है, फिर ये इस पृथ्वी रिफ्लेक्ट करती है लॉन्ग वेव पे। तो यहाँ पे जो बादल होते हैं वो क्या इनको रोक लेते हैं, जिससे क्या है पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती रहती है। अगर ये बादल हट जाएंगे तो जो बिना किसी छेड़छाड़ के जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य है जो पृथ्वी छोड़ती है ठंडे होते समय, ये सीधा अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो यही ये बताना चाह रहा है। देख लेते हैं। मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। जो मेघी वाली रातें होती हैं वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित कर लेते हैं, फलस्वरूप मेघी रात अपेक्षा गर्म महसूस होता है। इसके अतिरिक्त साफ रातों को जलवाष्प की कमी के कारण, वही चीज़ है जो मैंने भी ऊपर जो हल्का से डायग्राम में समझा दिया आपको, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मानसून निवर्तन इंगित करता है। मानसून का जो निवर्तन है वो किसको इंगित करता है? ऑप्शन देखते हैं। कथन ए दिया साफ आकाश को, कथन बी बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति को, या ऑप्शन ये कथन 3 स्थल पर तापमान बढ़ने को। तो देखते हैं मानसून का निवर्तन किसको इंगित करता है। ऑप्शन दिया केवल एक दो, एक दो तीन, या दो तीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक दो तीन। ये जो तीनों दिए गए हैं तीनों को इंगित करता है क्या? मानसून का निवर्तन। ये चीज ध्यान में रखिएगा। उत्तरी भाग जब मानसून लौटने लगता है, उत्तरी भाग में जब मानसून जो है लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। तो निम्न दाब का जब क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, तो उससे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगेंगी और मानसून प्रायः लौटने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। कौन सा युग्म का सही मिलान है? देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा, या
मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है उसमें गरज के साथ वर्षा वर्षा मध्याह्न होता है। तो वर्षा मध्याह्न में होती है, मतलब हर दोपहर में आसपास जो होता है वहाँ पे वर्षा होगी गरज के साथ। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये प्रवृत्ति देखी जाती है। तो देखते हैं आगे क्या दिया है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ मनी वर्षा होती है या लगभग वर्ष भर होती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या निश्चित होती है। अतः विकल्प भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है? ऑप्शन है मध्य चिली, ऑप्शन बी केपटाउन, सी एडिलेड, डी पंपाज या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ प्रचलित नहीं होती है? डी पंपाज वाला क्षेत्र ऐसा जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती। मध्य चिली, केपटाउन तथा एडिलेड में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र में उष्ण जलवायु पाई जाती है। पंपाज क्षेत्र में कौन सी उष्ण जलवायु पाई जाती है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। देखते हैं 91वां नंबर क्वेश्चन। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, जो अफ्रीका की जनजाति है पिग्मी, किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइजर, बी कांगो, सी नील या जम्बेजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांगो नदी के आसपास पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छा पिग्मी जनजाति के बारे में। पिग्मी ट्राइब विश्व रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन में वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहते हैं। जो पिग्मी जनजाति अपने रहने के लिए निवास स्थान बनाती है, कौन? जो पिग्मी जनजाति है अपने रहने के लिए जो निवास स्थान का निर्माण करती है उसको क्या कहते हैं? मोगुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोगुलस कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। पिग्मी निवासी हैं, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, लगा लीजिएगा अफ्रीका के। एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? क्वेश्चन ये पूरा एस्किमो कहाँ के निवासी हैं। ऑप्शन ए दिया कनाडा, बी मंगोलिया। तो इसमें राइट आंसर क्या कनाडा है, लगा लीजिएगा। कनाडा क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास पड़ता है, इसलिए क्या है वहाँ के क्षेत्र में पाई जाती है एस्किमो प्रजाति। एस्किमो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है। ये जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस में निवास करती है। कहाँ कहाँ पे एस्किमो निवास करती है? अलास्का में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में और उत्तरी रूस में निवास करती हैं। एस्परांटो है। एस्परांटो क्या है? लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। स्पेन का बंदरगाह है। एक खेल का नाम है। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है। एस्परांटो क्या है? एस्परांटो जो है वो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है एस्परांटो। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्परांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया था। किसने किया था एस्परांटो भाषा का विकास? एल जेमेनहॉफ ने किया था एस्परांटो भाषा का विकास। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत, चीन, ब्राज़ील, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कौन सा ऐसा देश है जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, चाइना है। चीन जो है रेशम का, वहाँ सिल्क रूट भी था बहुत ज़माने पहले, जब प्राचीन काल में हम लोग का व्यापार होता था। सिल्क रूट भी इस क्षेत्र के नाम जानते हैं, इस एरिया को। देखते हैं फाओ के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है फाओ, उसने 2020 में आंकड़े प्रस्तुत किए। उसके अनुसार क्या हुआ कि विश्व में जो सर्वाधिक रेशम उत्पादक है वो कौन सा देश करता है? उसने बताया चीन करता है। रिपोर्ट कौन सी? 2020 के आंकड़ों के अनुसार, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। ये भी ध्यान में रखिएगा। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? अरे यार, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पे पैदा होता है? ऑप्शन दिया है नेपाल, उज्बेकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा आप, चीन है। चीन में क्या होता है? विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माने जाने वाला शहतूश जो है वो पाया जाता है, पैदा होता है। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया था? तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू के बालों से तैयार किया था। चिरू का निवास मूलतः चीन स्वायत्त क्षेत्र में तिब्बत में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? कौन सा देश है जो केसर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान या कोई नहीं उपयुक्त में से। तो राइट आंसर इसका क्या है? ईरान ऐसा देश है जो क्या है सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। फाओ के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? ठंडे इलाकों में, जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ के किश्तवाड़ और पामपुर कश्मीर के प्रमुख केसर उत्पादक हैं। भारत में जो केसर उत्पादक क्षेत्र है कश्मीर के कौन कौन से हैं? पहला लगा लीजिएगा किश्तवाड़, और दूसरा पामपुर, कश्मीर में प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र हैं। केसर को लाल सोना के नाम से भी जाना जाता है, रेड गोल्ड के नाम से भी केसर को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो विश्व में है ईरान सर्वाधिक केसर उत्पादन करता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर वाला जो कोयला मिलता है उसके लिए भंडार में कौन सा देश सबसे अग्रणी है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए नेपाल है, बी चाइना है, सी न्यूजीलैंड है या डी भारत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चाइना जो है पत्थर के कोयले का सर्वाधिक भंडार रखता है विश्व में। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय, भारत तृतीय स्थान पे था। लेकिन अभी जो नया ये 1995 का क्वेश्चन है, तो वर्तमान में क्या स्थिति है ये देखते हैं। वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। कौन सा? यूएसए प्रथम स्थान पर पहुंच गया, उसके बाद चाइना और भारत हो गए। तो जो रैंकिंग थी वो चेंज हो गई है। वर्तमान में यूएसए प्रथम नंबर पे है पत्थर वाले कोयले में, और भारत तीसरे स्थान पे और चीन दूसरे पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यूएसए को अगर छोड़ दिया जाए तो नीचे दिए गए देशों में कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है कोयले का? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए रूस है, बी चीन, सी सऊदी अरब या डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब ऐसा देश है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है अमेरिका के बाद, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम कौन सा उत्पादन करता है देश? ऑप्शन में ए कजाकिस्तान, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान होगा इसका राइट आंसर। यूरेनियम उत्पादन में सर्वाधिक नंबर 1 में कौन सा देश है? कजाकिस्तान है, इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया का स्थान है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। टिन मिलता है कहाँ से? टिन मिलता है प्लेसन निक्षेपों से, कायांतरित शैलों से, या ऑप्शन सी। तो इसका पहला ही आंसर सही है, ये लगा लीजिएगा। क्या है? टिन किससे मिलता है? प्लेसन निक्षेपों में। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का 80% मात्रा जो है प्लेसन निक्षेपों से प्राप्त होता है। जो 80% मात्रा है टिन की, वो किससे प्राप्त होती है? प्लेसन निक्षेपों से। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसन निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। 2020 में इंडियन मिनरल्स ईयर बुक में 2020 में क्या, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देशों में चीन सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, फिर तीसरे पे म्यांमार, चौथे पे पेरू है। तो टिन उत्पादक देशों में कौन है शीर्ष में? चीन, फिर इंडोनेशिया, म्यांमार, फिर पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या किया जाता है? बंध मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित हो जाती है, मृदा वतित होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। बृहद अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्यतः अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। टेरा रोसा प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? चूना पत्थर पर होता है, साइनाइट पर होता है, ग्रेनाइट पर, बलुआ पत्थर पर। तो राइट आंसर इसका क्या? बलुआ पत्थर पर टेरा रोसा प्रारूपिक विकास होता है इसका, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी पर जो घने वन है वो कहाँ पे मिलते हैं? ये आप सबको पता होगा। विश्वतरेखी क्षेत्र के आसपास सबसे अधिक घने वन मिलते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादक और निर्यातक भी है। तो ऑप्शन देखते हैं। निर्यात यूएसए, नॉर्वे, स्वीडन या कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा है जो मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, और को पढ़ लेते हैं। रेल मार्ग को सूची से जोड़ना है, तो इसका राइट आंसर आप लगा लीजिएगा, मैं इस पर टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? कौन है ऐसा जो पत्तन नगर नहीं है निम्नलिखित में से? तो इसको देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका कैनबरा। कैनबरा जो है पत्तन नगर नहीं है, मतलब पोर्ट वाला नगर नहीं है। कैनबरा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी को छोड़कर उपयुक्त दिए गए। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, आप सबको पता होगा। इसको छोड़कर टोक्यो जापान होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? कहवा पत्तन के नाम से कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। साओ paulo, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो या ब्यूनस आयर्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक्चुअली। इसमें आंसर क्या होगा? सेंटोस होगा। वो क्या है? कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। सेंटोस जो है ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? ब्राजील में स्थित है, दक्षिण पूर्वी तट पर। सर्वाधिक कॉफी का निर्यात के कारण इसे कहवा पत्तन भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? जीविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी से। जीविक जीविक घटक, अजैविक घटक, भू आकृतिक घटक सबको मिलाकर पर्यावरण का निर्माण होता है।
पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जैविक अजैविक तत्वों वाले परस्पर क्रियाशील तंत्रों इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक हैं, भौतिक, जैविक, ऊर्जा। ये ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ पढ़ने लायक है भी नहीं इसमें। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी से, यूरेनियम उत्पादन में कमी से, जीएचजी उत्सर्जन में कमी से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है कौन सा? संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों का अंतर्गत ही आती है। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर ली अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।